कभी भी आप बल्ब जलाते हो और वो कुछ देर तक जला रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस बल्ब को छुओ तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब का एग्जाम्पल है, टीवी का एग्जाम्पल ले लो, क्या पंखे का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी तो वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना पे बहुत सारे हमारे अप्लायंसेस काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है। ये सब अप्लायंसेस जो है वो किस पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर में हमारा करंट पास करेगा तो उसमें कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके मेन कॉन्सेप्ट का। ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे जो हमारा कंडक्टर है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है। अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब जब हम कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है, तो निगेटिव वाले टर्मिनल को हम लोग कहते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लोअर लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और पॉजिटिव वाले टर्म को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया इसका मोशन जो है वो स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। इसका मोशन जो है वो स्मूथ नहीं होगा। स्मूथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इस आयन से क्या करे, कोलाइड करे, ठीक। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े तो इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से कोलाइड करे, ठीक है। तो इस कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो इस स्पीड को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इस रेसिस्टेंस को, स्पीड कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, रेसिस्टेंस क्रिएट होगा। इस रेसिस्टेंस को कम करने के लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्क डन करते हैं, इस रेसिस्टेंस को कम करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क डन करेंगे वही वर्क डन, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वही वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। अरे बस समझ में, एक बार फिर सुन लो। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। किधर ड्रिफ्ट करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो स्मूथ नहीं होगा। क्यों नहीं स्मूथ होगा, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, किसके द्वारा, कोलिजन के द्वारा। किसमें किसमें कोलिजन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी कोलिजन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन और आयन में भी कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं और यह वही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो यही मेन कारण होता है हीटिंग का, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या मिलता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोलिजन होगा। और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट
जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लें। अब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब जितना ज़्यादा रुकावट पैदा होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, उतना ही ज़्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए, और जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा, अगर करंट जो है वो ज़्यादा समय तक पास होती है, ठीक, तो कोलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अरे बस समझ में, जैसे कि कोई दो बल्ब है, एक को 1 घंटा चलाओ, एक को 2 घंटा चलाओ, तो आप देखोगे कि जो 2 घंटे बल्ब जला है वो ज़्यादा गर्म होगा, और 1 घंटे वाला बल्ब जो है वो कम गर्म होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या था, कंक्लूजन था। उसके बाद इस कंक्लूजन को किसने बताया, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली 1841 में एक्सपेरिमेंटली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी किया, और ऊपर के कंक्लूजन से उन्होंने 3 इक्वेशन बनाए। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या कहलाता है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई क्या है, हमारा करंट है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा हीट। ठीक है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, मतलब रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब जितने टाइम तक करंट फ्लो कराओगे हीट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये तीनों चीज़ें हमने कंक्लूजन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब तीनों इक्वेशन कंबाइन करोगे तो एक इक्वेशन मिलता है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यही स्टेटमेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाएगा। है बस समझ में। तो ये था हमारा दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक बार फिर देख लो। जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास करेगा कुछ समय बाद वो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो कंडक्टर में मौजूद आयन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो स्मूथ नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन स्मूथ नहीं होगा तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होने का ये क्या है, एक कारण है। तो उससे हमको कंक्लूजन क्या मिला कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये कंबाइन करने पे हमको क्या मिलता है, एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ये इक्वेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी के बेसिस पे हमको क्या करना है, मटेरियल को क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के बेसिस पे, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बेसिस पे हम मटेरियल को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने, 4 टाइप्स में। ठीक है, तो पहला टाइप हमारे क्या है, कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और एलॉयज आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं, मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, अब देखो, जो जो मेटल होता है, अब हमको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन मेटल के साथ एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेटल की रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये मेटल के साथ एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग को अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि जबकि अगर मेटल और एलॉय में देखें तो एलॉय की रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, एलॉय की रेसिस्टिविटी जो है वो मेटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये एलॉय जो है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन मेटल पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है इसकी रेसिस्टिविटी क्या करती जा रही है, इंक्रीज़ करते जा रही है। ठीक है, इससे कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है,
ठीक है। तो एलॉयज़ में क्या होता है कि एलॉयज़ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है और इसकी रेसिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है, फिर भी हम लोग कई जगह एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। एलॉय क्या होता है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एलॉय क्या होता है। ठीक है, एलॉय आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। ठीक है, अलग अलग मेटल से मिल करके जो नया मेटल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम किससे किससे मिलके बना हुआ है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर का। पहला तो हमारा कंडक्टर था जिसमें मेटल एलॉय थे, दूसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसकी रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम लोग कंपैरिजन करें मेटल और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, तो कंडक्टर की मेटल की जो रेसिस्टिविटी होती है, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी वो 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है, जबकि सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻5 से 10⁻2 ओम मीटर तक की होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, कंडक्टर से। ठीक है, इस केस में भी हाँ, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करता है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, तीसरा टाइप है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। इस केस में भी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और इसका भी जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻10 से लेकर के 10⁻20 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर का। ठीक है, सुपर कंडक्टर एक अलग टाइप का मटेरियल होता है जिसमें रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, लेकिन ये रेसिस्टिविटी ज़ीरो तभी होगा जब उसका टेम्परेचर जो है एक टेम्परेचर से भी नीचे होगा, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर से वो क्या होगा, नीचे होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के हिसाब से हमने मटेरियल को 4 भागों में बांटा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, सेमीकंडक्टर की उससे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है और सुपर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा कि हीटिंग इफेक्ट में कि रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम कुछ वर्क डन करते हैं। ठीक है, और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, जो कि कितना होता है, I²R×T। आ रहा है बस समझ में। तो अब हम लोग कल जो है इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और क्लास का एंजॉय करिए। धन्यवाद।